जय भीम। महामानव तथागत गौतम बुद्ध, विश्वभूषण भारत रत्न, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सामाजिक क्रांति के क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, इन सब विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सभा के अध्यक्ष अपना मोहनदास जी नैशराम और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु प्रसाद मदन जी, हमारे एससी बौद्ध जी, डॉक्टर रूपचंद गौतम जी और आप सभी उपस्थित यहाँ पे भाई और बहनों, आज बहुत भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज हमें उसका महत्व नहीं पता लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ है। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज आपको चारों भी स्तंभ का क्या हाल है आपको पता है। पत्रकारिता का यहाँ पे क्या माहौल है ये आपको सभी को पता है। मुझे उसका एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है और आप देख रहे हैं कि देश में क्या हाल हो रहे हैं चारों स्तंभ के। हमारे डॉक्टर रूपचंद जी ने ये सारा मटेरियल कलेक्ट करके एक एक गांव जाकर, एक ठिकान से दूसरे ठिकान में जाकर, मान लीजिए किसी ने बताया कि हम की पत्रिका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जाकर देखा तो उत्तराखंड में पता लगा कि नहीं, वो आदमी तो यहाँ नहीं हो, तो झारखंड में गया हुआ है। वो झारखंड में गए, झारखंड में जाने के बाद उनको पता लगा नहीं, यहाँ झारखंड वाला आदमी हो तो और कहीं छत्तीसगढ़ में जाकर बैठा है। वो वहाँ जाए, वहाँ से जाकर एक एक पत्रिका इकट्ठा करके आज इतने सालों में, और उनको आपको पता है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी कोई ये नहीं है कि बहुत धनवान है या कोई बहुत बड़ी उनके पास जॉब है कमाने वाली। इन परिस्थितियों में और इन हालात में और इस मीडिया को फाइट करते हुए, लड़ाई करते हुए, इन परिस्थितियों में जो उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने दस्तावेज बनाया है, जो सदियों तक यहाँ रहेंगे, सदियों तक इनका रेफरेंस दिया जाएगा। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जिसका किसी को कोई पता ही नहीं था, केवल कविता के रूप में या छोटे छोटे खंडों में था, आज एक 14 खंडों में उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया। और ये दस्तावेज का आने वाले पीरियड में, आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक अद्भुत काम किया है और इस अद्भुत काम के लिए वो डेफिनेटली एक बधाई के पात्र है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आने के बाद 1920 में उन्होंने देखा कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित है, पददलित है, शोषित है, वंचित है, उनकी क्या हाल है। वो मूक है, वो बोल नहीं सकते, वो जानवर जैसे मूक है, आवाज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो प्रश्न थे, उनकी जो समस्याएं थी, उसके ऊपर कोई भी वहाँ उस टाइम पत्र, जो वर्तमान पत्र निकलते थे, कोई लिखता नहीं था, कोई उसके बाद उनकी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। और ऐसे हालात में उन्होंने किया कि मेरा समाज सोया हुआ है, उसको जगाना चाहिए, उसको जागरूक करना चाहिए, उसको एक्टिव करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा और उनके जो डेवलपमेंट के जो प्लान है मैं उनको बताऊं, उनको इकट्ठा करूं, वो उनको संघर्ष के लिए तैयार करूं, उनको ऑर्गेनाइज करूं। इसलिए उनको कुछ एक पत्रिकाएँ चाहिए थी, तो उन्होंने मूक नायक नाम की पत्रिका पब्लिश करने का एक डिसीजन लिया। लेकिन धन नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे। ये बात उनके जो केरुस्कर गुरुजी है उनको पता लग गया। केरुस्कर गुरुजी गए हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज के पास कोल्हापुर में,
और बोला महाराज भीमराव अपना एक पत्रिका छापना चाहता है लेकिन उसके पास धन नहीं है। तभी शाहूजी महाराज और कैसकोर कोल्हापुर से मुंबई गए और सीधे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के घर गए और उनको पूछा कि भीमराव तू पत्रिका छापने वाला तो क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहा तूने। लेकिन वो छत्रपति जी को देखते, शाहू जी को देखते ही वो भावुक हो गए कि इतने बड़े राजा मेरे घर में कैसे आए। उनका स्वागत किया, उनको बहुत खुशी हुई और भावुक भी हुए। और उसी टाइम शाहू जी महाराज ने उनको 2500 रुपये दिए, जो आज कम से कम 2.5 करोड़ के बराबर होंगे। वो 2500 रुपये लेने के बाद उन्होंने एक मूकनायक शुरू करने का डिसाइड किया और फिर सोचा कि अब मैं उसको छापूंगा, पब्लिश करूंगा। तो फिर उसके लिए उन्होंने एक एडवर्टाइज बनाई। उस टाइम एक ही पेपर हुआ करता था, केसरी, जो लोकमान्य टिलक चलाते थे, वही पेपर था। तो बाबा साहब को लगा कि मैं उसकी एडवर्टाइज करूँ, लोगों को पता लगेगा कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पत्रिका छापना चाहते, तो लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो उन्होंने 3 रुपये और एडवर्टाइज का मैटर केसरी के ऑफिस में भेजा। केसरी के ऑफिस ने देखा कि ये तो भीमराव छाप रहा है, ये तो अंबेडकर छाप रहा, उन्होंने वापस कर दिया। वो नहीं एडवर्टाइज हुई, लेकिन भीमराव अंबेडकर वहाँ रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, पत्र छापना शुरू कर दिया, पत्र पब्लिश हो गए। और पहले 12 उन्हें अग्रलेख उन्होंने खुद लिखा और उसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा एक कि पूरे हमारे जो राजनीति है, पूरी राजनीति उस मूकनायक पर चली। जो मुक मतलब मुका, गूंगा, बोल नहीं सकता, वो समाज, उसका नायक बन गया आदमी, मुका आदमी, उनको जागरूक किया। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस टाइम वो पत्रिका शुरू की। और उस टाइम बोलने वाले मतलब पढ़ने वाले और लिखने वाले आदमी कितने थे? 1000 लोग संख्या में केवल 9 लोग पढ़ सकते थे। हो सकता है वो चौथी पास या तीसरी पास, केवल 9 लोग जो दलित थे। 1000 लोगों में 9 लोग पढ़ सकते थे। आप कम सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कैसा डिसीजन लिया होगा कि मैं ये मूकनायक छापूंगा और लोगों को दूंगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ राजनीति पे, आर्थिक दृष्टि से इतना। वो एक मूकनायक जो एक फाउंडेशन रहा है पूरे राजनीति का, दलित राजनीति का, एकदम चेंज कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी पत्रिका के आधार पर लोगों को जागरूक करके महाड़ का सत्याग्रह किया, मांडगांव की परिषद बनाई, मनुस्मृति का दहन किया और उसी से पूरी दलित राजनीति चेंज हो गई। इसी तरीके से हम सोचेंगे, हम चाहेंगे और होगा। जो डॉक्टर रूपचंद जी ने जो किया है, ये वॉल्यूम आज हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते होंगे, लोग जानते नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य ये इनके वॉल्यूम का हर आदमी देखेगा, सोचेगा, पढ़ेगा और इसका रेफरेंस लेता रहेगा और इसका उल्लेख जगह जगह फुटनोट्स की तरह उनका होता रहेगा। और इसलिए इन्होंने जो एक हमारे लिए जो एक जड़ें खोद के वो इन्फॉर्मेशन ला के उसको एक अपने वॉल्यूम में डाला है। 14 खंडों में डाला है। वो जो खंडों में जो पड़े हुए थे इन्फॉर्मेशन, उनको इकट्ठा किया और 14 खंडों में उन्होंने डाला। उन्होंने मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो निकाली और वो जड़ों को अब हमें सबको, हमारी ड्यूटी बनती है कि एक ज़मीन में डाल के उसको पानी डाल के उसको सींच के बड़ा करना चाहिए और उसको एक वटवृक्ष बनाना चाहिए। आज वो आदमी जो कर रहे हैं, जो रूपचंद जी कर रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अद्भुत काम है और इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। इन्होंने इस किताब में जो अंबेडकर संचार है उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे आदिवासी पत्रकारिता का उन्होंने अपना लिखान किया हुआ है, आदिवासी पत्रिका। उसी मेरे पास एक ही वॉल्यूम था, मेरे ख्याल से 10वां वॉल्यूम था मेरे पास। उसमें दिया है आदिवासी पत्रकारिता और आंदोलन, देन
प्रमुख आदिवासी पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन, देन आदिवासी पत्रकारिता के समक्ष मुद्दे, आदिवासी सोशल मीडिया, जनसंचार की बुनियाद है आदिवासी गीत, देन कला द्वारा आदिवासी जनसंचार और फिल्मों द्वारा आदिवासी जनसंचार। ये एक पूरे वॉल्यूम में उन्होंने डाल के अपना एक खंड बनाया है और वो आने वाले पीरियड में, आने वाले भविष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये भी सोच रहा था कि जो ये 14 खंड है और कुछ खंड आएंगे, ये सारे खंड का जो विमोचन है ये राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, राष्ट्रपति को दिखाना चाहिए कि ये देखो मैंने आदिवासी के ऊपर ये लिखा है, ये देखो, और इसका इनॉग्रेशन, इसका विमोचन आप करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई अप्रोच करे राष्ट्रपति भवन में, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे 14 खंडों का जो विमोचन है फिर से राष्ट्रपति भवन में करने की कोशिश करें। हमें आज गौतम जी की क्यों ज़रूरत है, हमें रूपचंद जी की क्यों ज़रूरत है, हमें पत्रकारिता की क्यों, हमारे है ही नहीं, यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं है, 1-2 डिपार्टमेंट है, उसी में एक मेरे ख्याल से BHU में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कार्य में ना स्टूडेंट भी है ना टीचर है, और इसीलिए हमारी जो हालत है बहुत ख़राब है। जबकि ये जो पत्रकारिता का है जो देश को बदल डालता है, इसलिए इस पत्रकारिता में हमारे लोग होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कोई हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए, कोई पत्रकार परिषद होना चाहिए जिसका मुखिया हम गौतम जी को बनाए और ये चलाए, एक अभियान चलाए कि हमारे स्टूडेंट आ जाए, हमारे लोग आ जाए, हमारे पत्रकार बने। आप देखें, आप मेरे ख्याल से मैं एक आपको डाटा देना चाहूँगा। आप न्यूज़ रूम में 121 लोग बैठते हैं, न्यूज़ रूम में बड़े बड़े ऑफिसर बैठते हैं, कितने? 121। कौन से रैंक के? जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, उसके बाद मैनेजर है, सीनियर है, क्लास 1 ऑफिसर के 21 लोग हैं, उसमें से 106 लोग सवर्ण जाति के हैं, केवल 5 लोग पिछड़े जाति के हैं। देखिए 121 में केवल 5 लोग हमारे पिछड़े जाति के काम करते हैं, ये हालत है। इसलिए हमारे जो पत्रकारिता है, इसलिए हमारी आवाज़, हम आज भी हम मुखी ही है, आज भी हम मुखनायक ही है। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। आज भी वही स्थिति है जो 1920 में थी, वो आज भी परिस्थिति हमारी वही है। हम नहीं बोल पा रहे, किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो, नहीं बोल पा रहे। हमारे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, MPhil PhD है, बैरट लॉ है, क्या क्या नहीं एजुकेशन है, पूरे समाज में कई लोग पढ़े, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं है। हम अभी भी मुख ही है, आज भी मुखनायक ही है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 121 लोगों में केवल 5 लोग पिछड़ा जाति के हैं और 6 लोग अल्पसंख्यक के हैं, ये हालत। दूसरा डाटा है कि जब टीवी शो करने वाले जो 4 एंकर, उसमें से केवल एक ही एंकर पिछड़ी जाति का होता है। कहने का मतलब यही है कि सारे सिचुएशन वहाँ पे टीवी में हो या पेपर में हो, जो हिंदी पेपर है या इंग्लिश पेपर है, उसमें केवल हमारे 5% लोग आर्टिकल लिखते हैं। इंग्लिश पेपर में 95% लोग सवर्ण जाति के आर्टिकल्स होते हैं, हमारे केवल 5% है। इसलिए आज भी हम मुखनायक ही है। इसलिए हमें आज ज़रूरत है रूपचंद जैसे पत्रकारों की, कि हमारी एक स्टैंड हो, हमारे लोगों को तैयार करे। यूनिवर्सिटी में लोग हमारे जाए, स्टूडेंट एडमिट होना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, कोर्सेज बनाना चाहिए। और जब तक रूपचंद जैसे लोग हमारे समाज में नहीं होंगे, बड़े हिम्मत से इन्होंने 14 और धन न होते हुए भी, अपनी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति न होते हुए भी उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है। मेरे ख्याल से ये दुनिया का एक अजूबा है कि 14 खंड कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपने जो सीनियर लोग हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने 14 वॉल्यूम का निर्माण किया है, और वो सदियों तक रहेगा। और इसीलिए हमें रूपचंद जैसी ज़रूरत है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज हमें रूपचंद जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको बताने के लिए हमें पत्रकार चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे रूपचंद जी ने जो काम किया, एक बहुत बड़ा काम किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ पे बोलने का चांस दिया, मैं समझता हूँ मुझे थैंक यू, धन्यवाद।